देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मौलाना की सियासत के हवाले से आप पूछ रहे हैं कि क्या मौलाना ने सियासी माहौल को जज कर लिया है, इस वजह से मौलाना इस तरमीम के हक में वोट नहीं दे रहे। मैंने एक दफा आपके साथ ही बात करते हुए व्लॉग के अंदर ही जिक्र किया था कि मौलाना की जमात के एक बड़े सीनियर बंदे ने आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो मुशावरत हुई है उस मुशावरत के अंदर ये चीज डिसाइड हुई है कि हुकूमत के साथ नहीं चलना, क्योंकि मौलाना DI खान से अपना हल्का भी हार गए हैं, वो पशीन से जाके जीते हैं। और उनका ये ख्याल है, उनकी जमात का ये ख्याल है कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे और हमने अपने आप को, अपनी सियासत को इस हुकूमत के साथ जोड़ा तो अगली दफा मौलाना पशीन से भी नहीं जीत सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मौलाना को पता है कि इस वक्त अवाम की जो टाइड है, अवाम के जो ख्यालात हैं, वो इस हुकूमत के हवाले से कोई ज्यादा बेहतर नहीं है और इसी वजह से मौलाना ने अपने आप को उस तरमीम से अलग किया है। लेकिन एंड ऑफ द डे मौलाना जो है वो एक सियासतदान है, वो किसी चैरिटी वर्क नहीं कर रहे कि जनाब किसी और को फायदा हो जाए इसलिए मैं इस तरमीम पे साइन नहीं करूंगा, या मुझे नुकसान होगा तो मैं फिर भी इस पे साइन नहीं करूंगा। मौलाना ने अपनी सियासत को भी देखना है, ओवरऑल माहौल को देखना है। वो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि जनाब इसमें क्या चीजें हैं जिनको मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। उन्होंने सियासत भी करनी है। मेरे ख्याल में अब जिस हद तक मौलाना चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को मौलाना ने सरप्राइज किया है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मौलाना मजीद सरप्राइज करेंगे। देखिए, कुछ मामलात के ऊपर जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला है, वो आपको पता है, जो आईनी कोर्ट का अब जिक्र हुआ, वफाकी आईनी अदालत का जिक्र हुआ उस मुजवजा तरमीम में, उसके हवाले से लगता यह है कि मौलाना ने अपना माइंड बना लिया और वो नहीं चाहते कि किसी भी जज की उम्र बढ़ाई जाए। लेकिन अभी ये हतमी तौर पे कहना कि मौलाना हर हालत में इस तरमीम को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो डिस्कस हो रही हैं, इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे मामलात हैं इस तरमीम के अंदर। पर मुझे ये लगता है कि मौलाना ने अपना जो पब्लिक इमेज है उसमें यकीनन बहुत बेहतरी आई है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, मौलाना की हर जगह पे तारीफें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ वाले उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो मौलाना ने मेला तो लूट लिया है इस सारी तरमीम में। ना हुकूमत को कुछ मिला, ना किसी और तरफ कुछ गया। अगर किसी को कोई फायदा हुआ है तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे मौलाना को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नून लीग ने इस तरमीम या मुजवजा तरमीम के जरिए अपने आप को सियासी नुकसान पहुंचाया है। और दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता था, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। देखिए, इसमें कुछ चीजें उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो तरमीम है, ये तरमीम सिर्फ नून लीग की तरमीम नहीं थी। ये तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार नून लीग से कहीं ज्यादा है और इसी वजह से इसकी ओनरशिप सबसे पहले जरदारी साहब ने ली और वो गए मौलाना के पास और मौलाना को कहा कि आपने इस तरमीम के हक में वोट देना है। और उसके साथ साथ बिलावल साहब ने, आपने देखा, मुतअद्दिद मौकों के ऊपर इसके हवाले से गुफ्तगू भी की और एक से ज्यादा मौलाना से मुलाकातें भी की। ये जो तरमीम है, इसमें अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार नून लीग से बहुत ज्यादा है तो ये गलत ना होगा। अब पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नवीद कमर साहब ने भी फरमाया कि जी ये अभी मुतफिका नहीं है, ये तो मसवदा है, अभी सारी चीजों के ऊपर हमने एग्री नहीं किया। अगर आपने किसी चीज के ऊपर एग्री नहीं किया था और सारी चीजों का आपको पता नहीं था तो जरदारी साहब क्यों गए थे बंदूक लेके मौलाना साहब को मिलने। बंदूक से मेरी मुराद है कि उन्होंने जाके वहां पे बंदूक का तोहफा दिया था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, दीगर लोगों से भी मुलाकातें हुई। तो इनका ख्याल ये था कि इतवार वाले दिन ये हम तरमीम पास कर देंगे, कोई इसको पढ़ेगा नहीं और बंदे इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे और ये मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मर्जी बहस होती रहे वो होती रहे। लेकिन इसमें ये दोनों जमातें जो हैं वो ऑन बोर्ड थी, दोनों जमातों का ये ब्रेन चाइल्ड था। अब ये दोनों जमातें क्यों ऑन बोर्ड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है, नून लीग भी एक बड़ी जमात है, ये जमहूरी जमातें हैं। क्यों ये एक ऐसा तरमीम लाना चाह रही थी जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान की आजाद अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर, उसको सिर्फ और सिर्फ आप एक हमला कह सकते हैं, उसके अलावा आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ये क्यों लाना चाह रहे थे? इनको इसमें यह था कि हमने इमरान खान साहब से जान छुड़वानी है। इमरान खान की जब तक सियासत है, इमरान खान जब तक सियासी मैदान में है, इन दो जमातों को पता है कि इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो स्टेक पे लगा हुआ है।
अब ये था कि ये तरमीम अगर आ जाती है, नई आईनी अदालत बन जाती है, काजी फायज ईसा साहब को वहां पे भेज दिया जाता है, तो ये सारे मामला 4-5 साल हम खींच के ले जाएंगे। जो पहले एक था ना आइडिया कि जी 6 महीने के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, साल के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। अब नई थिंकिंग ये है कि जी 5 साल गुजर जाएंगे तो इमरान खान 76-77 साल का हो जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसके पास कितनी और सियासत रह जाएगी, कितना और टाइम रह जाएगा। तो लिहाजा जरूरी है कि तरमीम करके ऐसी चीजें लाई जाएं सामने जिनसे हम इमरान खान साहब की एक तरह से जो इलेक्ट्रोल सियासत है या पार्लिमानी सियासत है उसमें वापसी के आगे हम बंद बांध सकें, उसके अंदर रखना डाल सकें, उसके अंदर कोई देर हो सके और इमरान खान साहब अगले साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर वापस पार्लियामेंट में ना आ सके, ना ही उनकी जमात इक्तदार में आ सके। तो उसको सामने रख के ये तरमीम की गई। ये इनको एक एक शिक का पता था और मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि पीपल्स पार्टी का इसमें मेजॉरिटी किरदार था। मेरी एक हुकूमती शख्सियत से बात हुई जब ये तरमीम मंजूर नहीं हुई, तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने कहा यार कि अब कुछ चीजें मैं भी पढ़ रहा हूं, बहुत सारे जो काबीना के लोग थे, इनके सीनियर लोग थे, उनको भी नहीं पता था कि इस तरमीम में क्या है। लेकिन जैसे बिलावल साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, आपके कुछ जो बड़े अपने वजीर आजम साहब हो गए, इसके अलावा एक दो और जो वज़रा थे करीबी, उनको पता था कि इसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं, इनसे डिस्कस हो रही थी, सब कुछ था। कुछ चीजें इन्होंने किसी और की फरमाइश पे डाली और कुछ चीजें इन्होंने कहा कि फिर आप हमारी फरमाइश पे ये डालें, और उसके अंदर फिर वो जो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि नई जो आईनी अदालत बनानी थी उसके जज की उम्र 68 बरस इन्होंने कर दी कि काजी साहब यहां से रिटायर्ड होंगे, वो वहां पे चले जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, काजी साहब हो सकता है रिफ्यूज कर देते, वो ओहदा ना लेते, लेकिन ये सारी चीजें जो है इसी तरह डिस्कस होती रही। और वो फिर जो अदलिया का, उसमें अदलिया की आजादी का प्रिंसिपल है, उसको जिस तरीके से रौंदा गया उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती कि जनाब जो नई वफाकी आईनी अदालत होगी उसका जो पहला चीफ जस्टिस होगा उसका मशवरा शहबाज शरीफ देंगे और जरदारी उसको तैनात करेंगे। फिर वो जो चीफ जस्टिस है वो उसके मशवरे से जरदारी 3-4 जज और लगा देंगे वहां पे। मतलब ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। तो ये सब कुछ करना चाह रहे थे, करना चाहते थे, और इसमें कोई सिर्फ नून लीग को, अगर आप कहते हैं कि जी सिर्फ नून लीग का कसूर है, तो मेरे ख्याल में ये हमारी कम इल्मी है। इसके अंदर ज्यादा मुतहरिक किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, लेकिन नून लीग भी ऑन बोर्ड थी, और दोनों की ख्वाहिश ये थी कि जनाब किसी और की कोई और ख्वाहिश हो सकती है, उनकी अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये थी कि इस तरमीम से हम जो अचीव कर सकेंगे वो ये है कि इमरान खान साहब की पार्लिमानी सियासत में वापसी को हम रोक सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो लगता इसी तरह है कि नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए। नवाज शरीफ साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि 3 दफा वो वजीर आजम रह चुके हैं और वो आए और इस सारी तरमीम में उनका वो किरदार नजर नहीं आया। मौलाना ने भी इस तरह की खबरें आई कि उनसे मिलने से इनकार कर दिया, उन्हें कहा कि आप ना हैं। जरदारी साहब जाके मिले, शहबाज शरीफ साहब जाके मिले। तो मियां साहब का जो किरदार है वो इररेलेवेंट इस तरमीम के वक्त नहीं हुआ। मियां साहब उस वक्त इररेलेवेंट हो गए थे जब 8 फरवरी को लोगों ने बाहर निकल के वोट डाला, और जो उनकी जमात की हालत हुई वो पूरी कौम के सामने है। मियां साहब को तो कहा जा रहा था कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं, उनको मुकम्मल सपोर्ट दी गई, उनको लंदन से रुखसत किया। वहां पे जो हमारे एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर साहब ने बाकायदा हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाके उनको रुखसत की और कहा कि मियां साहब कोई चंगा जा बयानियां बनाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनका बायोमेट्रिक हुआ, लाहौर वो जलसे में गए, वहां पुलिस ने उनको सलूट मारे। तो वो तो अपनी तरफ से चौथी दफा वजीर आजम बन चुके थे, और फिर जो मैदान था उस मैदान के अंदर तो कोई और खिलाड़ी नहीं था, अकेला इन लोगों को छोड़ा गया। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर जो मियां साहब का किला होता था किसी जमाने में, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 30 से ज्यादा सिंबल्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन वहां पे जो हुआ, और मियां साहब के अपने हल्के के हवाले से जो पतन की रिपोर्ट है वो भी हमारे सामने है। तो मियां साहब तो इररेलेवेंट हो गए हैं, लेकिन वो किसी सियासी चाल की वजह से या किसी सियासी मनूवरिंग की वजह से इररेलेवेंट नहीं हुए। मियां साहब पब्लिक की नजर में इररेलेवेंट हो गए। जिस तरह उन्होंने अपने बयानिए को छोड़ा, वोट को इज्जत दो का जो उनका बयानिया था, उसकी पॉपुलैरिटी थी,
लोग उसको पसंद कर रहे थे। और मियां साहब की जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो बहुत सारे बाई इलेक्शंस भी जीते। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें नून लीग का टिकट मिल जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक शख्सियत जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के चली गई थी, तो मैंने एक दफा उनसे पूछा कि बड़े इल्जामात लगते हैं और आपके ऊपर यह भी इल्जाम लगता है कि आपने पैसे लिए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑलमोस्ट हल्फ देते हुए कहा कि यार आप यकीन करो कि मुझे सिर्फ और ये था कि मेरी जो आने वाली सियासत है वो तभी बच सकती है कि मैं किसी और जमात का टिकट ले लूं। नून लीग हर बाई इलेक्शन जीत रही थी, हमारी पॉपुलैरिटी बड़ी कम थी, तो उस टिकट की वजह से जनाब मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि ये तो सारे मामले 2-3 महीने में सेटल हो जाएंगे। हमें अंदाजा नहीं था कि बाद में ये होगा। तो इस हद तक उस वक्त लोग ये समझते थे कि नून लीग पंजाब के अंदर एक विनिंग पार्टी है, एक विनिंग हॉर्स है, अगर आप इसके ऊपर बेट लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अब मौजूदा तो देखें काबिले तर्स हालात हैं कि बिल्कुल वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। मुल्क के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है और उसमें उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। लेकिन जो ये सियासी जमातें जिस किस्म की ये तरमीम लेके आ रही थी, जिस किस्म की तरमीम जो हमने देखी, जिसमें आप अगर एक में आप यकीनन आप लोगों ने इसका कवरेज वगैरह पहले भी की होगी, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस को ट्रांसफर किया जा सकेगा और एक हाई कोर्ट के जज को अगर आप ट्रांसफर करके सदर मुमलिकत दूसरे हाई कोर्ट में भेज देते हैं तो वहां पे वो जज जो है कभी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। तो ऐसे तो ओएसडी अफसरान को बनाया जाता है, खुडे लाइन लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल में गैर मामूली एक हमला हुआ है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। अब हो सकता है लोग कहें यार कितनी है यहाँ पे क्या है, लेकिन जो भी है, जो कुछ बचा है, उसके ऊपर एक गैर मामूली हमला हुआ है। और जितने इररेलेवेंट आपको इस वक्त मियां साहब नजर आ रहे हैं, उतने ही इररेलेवेंट जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरमीम को, वो फ्यूचर में जब भी इलेक्शंस होंगे ये लोग आपको इतने ही इररेलेवेंट नजर आएंगे। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी की थी जिसके हवाले से आप पूछ रहे हैं कि मौलाना के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अलायंस हो सकता है। कल ही मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लीडरान से बात हुई, 2 बंदों से बात हुई, वैसे तो और भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, लेकिन जिनको मैं समझता हूं कि जो इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, जो कोर कमेटी के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन 2 से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। और उनसे मैंने जब मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से पूछा कि इस तरमीम का आपको कब पता चला, कैसे पता चला, उन्होंने कहा कि इस तरमीम का तो मौलाना को भी नहीं पता था। जरदारी ने जाके पहले उनसे मुलाकात की, फिर बिलावल साहब ने मुलाकात की, ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो मैंने कहा कि इस वक्त जो ये सारे हालात हैं, इसमें आप मौलाना के किरदार को कैसे देख रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये रियलाइजेशन है कि ये जो तरमीम लाई गई थी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान को पार्लिमानी सियासत में आने से रोकना है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से एक जिसे कहते हैं ना वेंजेंस के साथ उनके खिलाफ जाना है, तहरीक इंसाफ को एक कोने में लगाना है, इमरान खान साहब को कम से कम अगले 6-7 साल इस सिस्टम के अंदर नहीं आने देना, इक्तदार में नहीं आने देना, और उसके लिए यह तरमीम बहुत जरूरी है। तो मौलाना ने जो इस तरमीम के आगे बंद बांधा है, जो इसको रोका है, तो बुनियादी तौर पे मौलाना ने इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को वो पुल फराहम किया है। इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर तो कोई आप बहस नहीं कर सकते। आज इलेक्शन हो तो 2/3 अक्सरियत से हो सकता है, से भी ज्यादा उनको वोट पड़े, इससे भी ज्यादा वो सीटें ले लें, उनकी मकबूलियत में तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो सिस्टम तुला हुआ है कि इमरान खान को आउट रखना है, उसमें इस तरमीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करना था। और उस सारी मुश्किल के ऊपर मौलाना ने एक पुल खड़ा कर दिया, उस तरमीम को रोक दिया। अब इमरान खान साहब उस पुल के ऊपर से चल के किसी भी वक्त इक्तदार में आ सकते हैं। तो अगर मौलाना इस तरमीम को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं होने देते, तो अगले सेटअप के अंदर मौलाना की जमात को सदारत का ओहदा और उसके साथ साथ दीगर जो आईनी ओहदे हैं वो भी ऑफर किए जा सकते हैं। और ऑब्वियसली इस वक्त जो है सदर आसिफ जरदारी थे। अब ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता रहा हूं जो मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त तो सदर जरदारी साहब जो हैं सदर हैं, तो मौलाना को आप किस तरह सदारत ऑफर करेंगे, वो तो 5 साल के लिए आईनी ओहदे पे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी 2/3 अक्सरियत आती है, अगर इलेक्शन हो तो हम जरदारी की इंपीचमेंट करेंगे, हम सदर जरदारी का मुआवजा करेंगे, सदर के ओहदे के ऊपर उसको बैठाएंगे जो जमहूरियत के साथ खड़ा है, जो आइन के साथ खड़ा है, और जिसने इस मुश्किल वक्त में जो है
ये सारी चीजों को तमाम तर दबाव के बावजूद जो है फिर भी उसने आइन के साथ खड़े होने का फैसला किया, जमहूरियत के साथ खड़े होने का फैसला किया। और मौलाना का जो किरदार है इस सारे अमल में वो कौम कभी नहीं भूलेगी। ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यहां पे कोट कर रहा हूं। तो इस वजह से मौलाना को सदारत का ओहदा भी ऑफर हो सकता है और उसके अलावा दीगर जो आईनी ओहदे हैं, सूबे के अंदर गवर्नरशिप ऑफर हो सकती है, किसी और सूबे के अंदर उनको चीफ मिनिस्ट्री ऑफर हो सकती है, बलोचिस्तान का सूबा है। उसके साथ साथ कुछ सीटों के ऊपर, यह मेरा क्वेश्चन था उनसे कि क्या आप कुछ सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे कहा गया कि ये कोई आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, पर उन्होंने जो एम्फसाइज किया था वो आईनी ओहदों के ऊपर था कि जो आइन के साथ खड़ा हुआ है फिर ये उसके, बल्कि ये हमारे हक में भी बेहतर और उसके हक में भी बेहतर है और मुल्क और कौम के हक में भी बेहतर है कि ऐसे लोग आईनी ओहदों पे आए। तो आईनी ओहदों के हवाले से तो वो बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो सदारत का ओहदा हो, चाहे वो गवर्नरशिप हो, इसके ऊपर मौलाना के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन उसके लिए वही है कि ये जो तरमीम है इस अमल को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अगर मौलाना रोकते हैं।